गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम क्लास 11th चैप्टर 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 डेट इज प्राइम नंबर्स एंड एनक्रिप्शंस यूजिंग प्राइम नंबर, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है प्राइम नंबर, जीसीडी और उसके बाद डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे और इसके बिल्कुल इसको डीप में जाएंगे। जितना भी आपके सिलेबस में है उसे और रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये तो आपने पहले ही ऑलरेडी क्लास 9-10 के अंदर पढ़ रखे हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस हम एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं सो डैट हमें जो भी उसमें डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास प्राइम नंबर क्या थे। जैसा कि हमें पता है प्राइम नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिनका उसके खुद के अलावा, डेट इज पी को हम प्राइम नंबर तब कहेंगे जब पी के दो ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक पी। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में भी यही है, देख लीजिए। A natural number greater than 1 which has exactly two factors 1 and the number itself is called prime number। यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स हो 1 एंड p, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। कोई कभी भी हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें से कभी आपने नेगेटिव नहीं देखा होगा कोई भी, तभी यहाँ पर जो डिस्कशन है वो नेचुरल नंबर पर की गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। ठीक है, 2 आपके पास एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है और इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, फर्दर हम जो भी इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार हम प्राइम और कंपोजिट के डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या है? वन के अलावा, वन के अलावा पॉजिटिव नेचुरल नंबर जितने भी हैं, ठीक है, वन के अलावा पॉजिटिव नेचुरल नंबर जितने भी हैं उनमें से जो प्राइम है, ठीक है, जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट। या फिर सेकंड डेफिनेशन हम कहें जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जिस भी नंबर के दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे हम कहेंगे कंपोजिट। अब आपको पता है पी का, अगर पी प्राइम है तो उसके कितने फैक्टर होंगे? एक 1 और एक पी। ठीक है, और अगर उसके दो फैक्टर्स हो गए, मान लो उसके दो फैक्टर्स मिल गए हमें, तो वो क्या बन जाएगा? कंपोजिट। देख लेते हैं कंपोजिट की डेफिनेशन। A number greater than 1 which has more than two factors is called composite number। ठीक है, यही मैंने आपको बताया भी था। तो अब जैसे इसके एग्जांपल्स में हम देखेंगे 4, 6, 9, ठीक है, इस तरीके से जिसके आपके पास दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिल जाए। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। इनको मैं थोड़ा सा स्पीडली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस कर रखी हैं। इसके अलावा जो डिविजिबिलिटी है, कॉन्ग्रुएंस है, ये सारे आपके लिए नए कंसेप्ट हैं, तो इन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं, इसके बाद देख लेते हैं वो रिमार्क्स हमारे पास क्या है। सबसे पहला रिमार्क है हमारे पास, द नंबर 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉन कंपोजिट। 1 आपको पता है ना ही तो प्राइम होता है और ना ही क्या होता है? कंपोजिट। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम आपके पास कौन सा नंबर है? 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है आपके पास 4। ठीक है, एवरेज नंबर अदर देन 1 इज आइदर प्राइम आइदर कंपोजिट। मैंने कहा था 1 के अलावा या तो नंबर प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। अगर उसके आपको एटलीस्ट दो फैक्टर्स मिल जाते हैं तो वो कंपोजिट आ जाएगा, अदरवाइज वो प्राइम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली प्राइम इवन नंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन हाफ ऑफ इट देन इट इज प्राइम। अब देखो, हमें चेक करना हो प्राइम का कोई और फैक्टर है या नहीं। 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये तो छोटे नंबर्स हैं, इनके तो हम खुद फैक्टर्स निकाल के देख सकते हैं। मान लो आपके पास 1000 में, लैक्स में कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, या फिर मान लो आपके पास जैसे 101 ही आ गया और इसको आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना है? 51, इसका हाफ कितना बन रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 51। ठीक है, 50.5 बन रहा है तो हमने अप्रोक्स ले लिया 51। अगर 51 से छोटा आपके पास इसके अंदर वो नंबर डेट इज़ 101 उसके हाफ से किसी भी प्राइम से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 51 से छोटा जितने भी प्राइम है अगर उससे डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नंबर खुद भी क्या होगा? प्राइम। ठीक है,
तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, वो हम वैसे ही फैक्टर्स भी निकाल के देख लेंगे अगर आगे कुछ यूज़ होगा। बट ये आपकी बुक के अंदर पॉइंट था तो मैंने आपको इसको भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर को आपने प्राइम देखना है तो सिर्फ ये कीजिए, उस नंबर का हाफ कीजिए और फिर देखिए वो जो नंबर अब आया है वो किसी प्राइम से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम हम किसे बोलते हैं? ऐसे प्राइम जिनका डिफरेंस 2 हो। जैसे आपके पास 2 के बाद 3, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम लेंगे, ठीक है। 2 के बाद 3। अब आपके 2 और 3 के अंदर डिफरेंस कितने का है? 2 और 3 के अंदर आपके पास डिफरेंस है 1 का, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। 3 के बाद अगला प्राइम है हमारे पास 5, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो ये हमारे पास ट्विन प्राइम होंगे। ऐसे ही हमारे पास 5 के बाद 7, 11 के बाद 13, ये भी हमारे पास क्या है? ट्विन प्राइम्स, ठीक है। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम जिनके बीच का डिफरेंस हमारे पास 2 हो, उसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स। यही है इसकी डेफिनेशन भी। टू प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2 आर नोन एज ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, ठीक है, 17 and 19 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये ट्विन प्राइम के हो गए एग्जाम्पल। इसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम हमारे पास क्या होते हैं? जिन दो नंबर्स का जीसीडी 1 हो, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और यू कैन से एचसीएफ, ठीक है। अगर उन दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, जैसे ही आपके पास किन्हीं भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में भी यही आएगा कि दो नंबर को हम को प्राइम तब कहते हैं जब उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, यानी कि क्या है? उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम इफ़ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जीसीडी और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। जीसीडी निकालना हमने क्लास 10 चैप्टर 1 के अंदर भी देख रखा है। देख लेते हैं जीसीडी हमारे पास यहाँ पर क्या है। जीसीडी ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जैसे आपने दो नंबर से आपके पास x और एक y, x या फिर इनको कोई एग्जांपल ले लो 6 के हमारे पास क्या है 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही हमारे पास 9 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 और 3। ये आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, इनके अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना है। तो देखेंगे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन और ग्रेटेस्ट भी हो। 1 तो देखो सब में ही आएगा, अगर 1 के अलावा हमारे पास कोई मिल रहा है, जैसे कि इसके अंदर हमें मिल गया 3, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3, ठीक है। अगर मान लो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आ जाता है, 1 आते ही हम इसे क्या बोल देते हैं? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो एक बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े नंबर्स का भी निकालना देख लेते हैं। तो मैंने बहुत छोटे नंबर्स लिए थे, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं 27 और 76, इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 27 को यहाँ पर। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, उससे डिवाइड हो रहा है, 27 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके बाद इससे नेक्स्ट नंबर लेंगे 3, 3 9 सा, ठीक है। अगेन 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे अगेन जा रहा है, तो इसको अगेन क्या लिखेंगे? 3, देन 3, देन 1। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही जब हम 76 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर है, तो अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 ज़ा 2, 38 पर जा रहा है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास ये 19 पर जा रहा है। यहाँ 19 हमारे पास क्या आ गया? प्राइम, तो इससे आगे इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो 76 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 19। अब हमारे पास 27 और 76 के जब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हो, यानी कि जीसीडी निकालना हो, तो वो क्या आएगा? 1, क्योंकि इन दोनों के अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास जीसीडी 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने नंबर लिए थे ये हमारे पास को प्राइम है। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
बहुत इजी था, 9th-10th क्लास में भी आपने कर रखा है, तो इजीली आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने आते होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं इन्हीं 2 नंबर का एग्जाम्पल लेके कि इसी क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से किस तरीके से करेंगे। देखिए अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर आपके पास इन दोनों में से क्या है। 27 और 76 में से बड़ा नंबर क्या है आपके पास? 76। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस 27 से इस 76 को डिवाइड करना है। ठीक है, हम रिमाइंडर निकालेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास डिवाइड होगा 2 पर, और आपके पास यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो है 22। ठीक है, तो ये 22 आपके पास क्या आ गया? रिमाइंडर। यानी कि हम इस 76 को क्या लिख सकते हैं? 76 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 2 प्लस में 22। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना है कि बड़े नंबर को इस तरीके से लिखना है बी क्यू प्लस आर की फॉर्म के अंदर। अब क्योंकि हमें ये चीज़ हमारे पास 22 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि कुछ रिमाइंडर नॉन ज़ीरो बच रहा है, तो इसी स्टेप को आपको करना होगा रिपीट। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन 27 यहाँ लिखेंगे, 22 1 ज़ा 22 और आपके पास रिमाइंडर आ गया 5। अब आपके पास बड़ा नंबर इन दोनों में से क्या बचा? बड़ा नंबर अब हमारे पास बचा था 27। यहाँ आप पूरा लिखेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 22 नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगेन हमें डिवाइड करना है 27 को 22 से। जब 22 से डिवाइड किया तो 22 इंटू 1 प्लस 5 आएगा बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगेन ये जो रिमाइंडर है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो अगेन हमें ये स्टेप को रिपीट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्टेप आएगा इसके अंदर हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे जो आपके पास नंबर है पहले यहाँ जो था उसको यहाँ लिखा, अब इससे पिछले वाले स्टेप के अंदर जिससे हमने डिवाइड किया था उसे लिखेंगे। 5 4 ज़ा 20 और रिमाइंडर बचा 2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 22 को किस तरीके से लिख सकेंगे, 5 इंटू 4 प्लस 2। ये चीज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन हमें क्या करना है, इस स्टेप को हमें करना होगा रिपीट। ठीक है, अगेन आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर 5 है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचेगा 1। तो अब की बार हम 5 को लिख सकेंगे कैसे, 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, और ऐसे ही जब लास्ट स्टेप के अंदर, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 0। तो आपको ये चीज़ तब तक डिवाइड करनी है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा GCD की वैल्यू, GCD। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इस केस में भी बनता है, इस केस में भी बनता है, तो आपके पास आपका रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है, तब तक करना है इन स्टेप्स को रिपीट जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंसेप्ट GCD का। इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी अभी तक आपने नहीं पढ़ रखा, तो डिविजिबिलिटी आपके लिए नया है, ध्यान से समझिएगा। नाम नया है सिर्फ, जो इसके अंदर काम है वो सारा हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो देख लेते हैं हम डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट में हमारे पास क्या है। डिविजिबिलिटी क्या है, एन इंटीजर a इज सेड टू डिवाइड अनदर इंटीजर b if there exists another integer c such that b is equal to ac। देखो, जैसे कि आपके पास नंबर है a और b। ठीक है, a is said to divide another number b। a b को डिवाइड करता हुआ कब कहेंगे, डेट इज इसको लिखेंगे कैसे, a डिवाइड्स b को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a को तब कहेंगे कि ये b को डिवाइड करता है जब हमें ऐसा एक नंबर b मिल जाए, जब हमें ऐसा एक नंबर c मिल जाए, वो भी c हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर, कि b हमारे पास ac के प्रोडक्ट में लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमेशा से ही न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर बातें जल्दी क्लियर होती हैं इन कंपेरिजन टू वेरिएबल्स। तो मैं आपको बताऊं, जैसे 2 डिवाइड 6, ये डिवाइड कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 6 के लिए हमें एक ऐसा इंटीजर मिल रहा है कि हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली 6 आ जाएगा।
डेट इज़ 2 इंटू 3। यहाँ पर आपके पास ए का काम कर रहा था 2, बी का काम कर रहा था 6 और सी का काम कर रहा था ये 3। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये चेक करेंगे कि 3 डिवाइड 11 को करता है या नहीं करता। तो मैं कहूँगी नहीं करता। क्यों? क्योंकि 11 के लिए आपके पास 3 के साथ कोई भी ऐसा इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 11 नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आपके पास ए ये था, बी ये था, बट हमें इसके पास इसके लिए कोई भी सी नहीं मिल पाया, तो हम क्या बोल देंगे? नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल के लिए इसको ऐसे बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, 3 को चेक करके देखेंगे हम 18 से। ठीक है, 18 के केस के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है? 3 के साथ एक ऐसा इंटीजर प्रोडक्ट मिला सकते हैं हम सच दैट आपके पास आंसर 18 आ जाए। तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है, सो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से डिविजिबिलिटी क्लियर होगी कि किस तरीके से ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए डिवाइड करेगा बी को जब आपके पास एक ऐसा नंबर सी मिल जाएगा सच दैट बी इज इक्वल टू ए सी। और इसे बोलेंगे क्या? पहला तो यही बोल सकते हैं ए डिवाइड बी। ठीक है, यहाँ से एक एग्जाम्पल से देख लो। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं? 2 डिवाइड 6, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? 6 इज डिविजिबल बाय 8। 2 6 इज डिविजिबल 6 इज डिविजिबल बाय 2, बी इज डिविजिबल बाय ए, इस तरीके से। या क्या बोल सकते हो कि ये चीज़ क्या है? 6 का डिवाइज़र है, 2 इज डिवाइज़र ऑफ 6। 2 इज डिवाइज़र ऑफ 6। थर्ड वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, इस तरीके से लिखते हैं। और ये आपके पास मल्टीपल भी बन रहा है, यानी कि 6 आपके पास क्या बन रहा है? 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो ये डिविजिबल और डिवाइज़र और मल्टीपल ये आपने ऑलरेडी 9th-10th में कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। नया कंसेप्ट है इस तरीके से इस चीज़ को लिखना, ये हमने आज तक कभी नहीं किया था। तो ये चीज़ आपके पास नहीं है। अगर डिवाइड हो रहा हो, क्वेश्चन के अंदर चेक करना हो तो डिवाइड हो रहा हो तो ऐसे लिखेंगे, नहीं हो रहा हो तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक और बात हमें यहाँ से क्लियर हुई कि अगर आप देखो 2 6 से डिवाइड हो रहा है, हमें चाहिए क्या होता है? सी इंटीजर। इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, डेट इज़ यहाँ पे इस केस के अंदर हमें सी क्या मिल रहा है? 3। तो आपको ये भी पता है इसका मतलब क्या है कि -2 भी पक्का 6 को डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर इसके लिए हमें एक नंबर 3 मिल रहा था तो इसके लिए -3 मिल जाएगा। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 2 -6 को भी डिवाइड करें, ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास -2 -6 को डिवाइड करें। यानी कि एक बात हमें क्लियर हो गई कि अगर आपको ये पता लग गया ना ए डिवाइड बी, तो ये 3 तो आप खुद से ही कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सी इंटीजर है। तो इस चीज़ की हमारे पास फ्रीडम है कि नेगेटिव सिंबल भी हम खुद से लगा सकते हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये तीनों चीज़ें अपने आप ट्रू होंगी। वाइस वर्सा का केस पे इन तीनों में से एक भी ट्रू है तो हमारे पास ये चीज़ भी ट्रू होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर यही था कि अगर a डिवाइड कर रहा है b को तो एक ऐसा इंटीजर c मिल जाएगा सच दैट b इज इक्वल टू ए सी। तब हम उसे क्या कहेंगे? b इज डिविजिबल बाई a या फिर b इज मल्टीपल ऑफ a। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट जो कि अभी आगे यूज़ होने वाला है। कॉन्ग्रुएंस के टॉपिक के बाद हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल सो डैट आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या है? अगर आपके पास a और b दो इंटीजर हैं और m हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस बी। m डिवाइजर ऑफ a माइनस बी से हमें क्या पता चल रहा है कि m इज डिवाइजर ऑफ a माइनस बी। ये चीज़ आपके पास इस केस के अंदर दी हुई है। तो a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। A is said to be congruent to B modulo M। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? A is congruent to B modulo M। यानी कि इसका मतलब क्या है? इस A के अंदर से हम इस B को माइनस करें, इस A के अंदर से हम B को माइनस करें तो ये एग्जैक्टली जो है मल्टीपल बन जाना चाहिए किसका? M का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इसी केस के अंदर आप देखो 5 1 मॉड्यूलो 4
ये चीज़ लिख सकती हूँ मैं, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो 4, 4 एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए इस 4 से, हो भी रहा है, ठीक है, 4 1 जा 4। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। यहाँ पर 16 में से ये नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 15 बचा, तो 15 3 15 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही हमारे पास अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 5। ठीक है, चलिए ये चीज़ चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट इस तरीके से आएगा, 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 की टेबल में बिल्कुल एग्जैक्टली चला जाना चाहिए। अभी मैं आपको छोटे नंबर से एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 21 माइनस 6 15, ये 5 से 5 3 सा 15, ठीक है, तो 15 जो है हमारा एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यही चीज़ है, इस कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है, इसको हम इस तरीके से डिराइव करते हैं। चलिए अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर चेक करना है 25 टू 25 जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है 5 मॉड्यूलो 20। चेक क्या करना है हमें कि सबसे पहले तो a माइनस बी 225 माइनस 5, ये 20 से डिवाइड होना चाहिए, 20 डिवाइड करें 220 को, यस बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, ये चीज़ ट्रू आ गई, ठीक है। जिस केस के अंदर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे उसके अंदर हम ऐसा साइन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ क्या 17 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो 3 के, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3, क्या ये चीज़ ट्रू है, 17 माइनस 1 16, क्या ये चीज़ 3 डिवाइड कर रहा है 16 को, नहीं कर रहा, 3 यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, नॉन कॉन्ग्रुएंट। ये ए टर्म है, ये बी टर्म है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद देखो इस चीज़ से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। ये चीज़ आपके लिए नई है और आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इसके बाद वो सारे इसी कॉन्ग्रुएंस और डिविजिबिलिटी के टॉपिक पर बेस्ड हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल बुक के अंदर, फाइंड ए सच डैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, ठीक है। तो इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए आपको बहुत सारे इंटीजर्स मिल सकते हैं ए, तो आपको उन्हीं ए की वैल्यू को निकालना है। अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ए माइनस 7 डिवाइड 5, ठीक है, ये चीज़ 5 को डिवाइड करनी चाहिए। अब यानी कि हमें a माइनस 7 के लिए एक ऐसा k मिल जाएगा सच दैट, यानी कि ये मल्टीपल बन जाएगा इसका, ठीक है। यही तो हमने देखा था ना, एक ऐसा इंटीजर c मिल जाएगा, यहाँ पर आप c भी ले सकते हो, ठीक है, एक ऐसा इंटीजर है आपके पास c मिल जाएगा, तो a माइनस 7 जो है आपके पास 5c के इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाओगे c की, यानी कि यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 5c प्लस 7 आ गई a की वैल्यू, c इज एनी इंटीजर, तो जैसे जैसे c की वैल्यू वेरी होगी ऐसे ऐसे आपके पास a की वैल्यू भी वेरी होती जाएगी। फॉर c इज इक्वल टू 1 आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, c इज इक्वल टू 0 आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 7, c की वैल्यू जैसे आपके पास -1 आ जाएगी तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5 प्लस 7 डेट इज 2, c की वैल्यू -2 आ जाएगी तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू -2 -10 प्लस 7 क्या आ जाएगी -3, ठीक है। ऐसे ही जब आप c की वैल्यू -3 पुट करोगे, हाँ एक बार पॉजिटिव 2 ले लो, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 2 से 10 प्लस 7 17 आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ जाएंगी ये वैल्यूज़, ठीक है। तो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, जब आपके पास k 0 1 2 3 -1 -2 इस तरीके से हम लिखते हैं ना इंटीजर्स को, -2 -1 0 1 2, ठीक है। इस तरीके से जब आपके पास ये वैल्यू वेरी होंगी
सी की, तो आपके पास ए की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, आपके पास -2 के रिस्पेक्ट में क्या आ रही थी -3, -1 के रिस्पेक्ट में 2, ठीक है, 0 के रिस्पेक्ट में आ रही थी 7, 1 के रिस्पेक्ट में 12, देन 17 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जब जब आपके पास सी की वैल्यू ऐसे इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करेंगे तब तब आपके पास ए की वैल्यू सी की आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता था एग्जाम के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉड्यूलो m टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। ऐसा नंबर आपको निकालना है कि आपके पास 282 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इन्हें करेंगे डिवाइड। जब आपने डिवाइड किया इसको 11 के साथ तो देखो आपके पास क्या बचेगा, 11 2 ज़ा 22, 62, 11 5 ज़ा 55 और ये 7, यानी कि हम 282 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 25 प्लस में 7, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल गया हमें, डेट इज 7, सच डैट आप यहाँ पे 282 के अंदर से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा मॉड्यूलो 11 से। 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें सिंपली लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना था, तो डिवाइड करो और उसके बाद जो रिमाइंडर आ जाए वही आपका लीस्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर ए आपके पास ओड है तो आपको शो करना होगा कि ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8, ठीक है। तो इस चीज़ को शो करने के लिए आपके पास देखो, ए जो है आपके पास ओड है। ओड क्या होते हैं, ओड अगर हमें इवन नंबर लेना हो तो हम उसको 2m टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, ओड नंबर, तो मैं उसको क्या ले रही हूँ 2m + 1, क्योंकि 2m तो हमेशा आपके पास क्या बनेगा इवन, जहाँ पर आपके पास m क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, a को हम कुछ कंसीडर करें 2m + 1 टाइप का, जहाँ पे आपके पास m क्या है, इंटीजर। इंटीजर कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर 2m + 1 का होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 4m² + 4m + 1 और इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो एक तरीके से देखो, ये चीज़ आपके पास अगर शुरू वाली चीज़ के अंदर हम कॉमन लें तो आपके पास 4m कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब तो हमारे पास ये है ना कि अगर इस टर्म में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से। इसका मतलब क्या है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड किया, इसमें से -1 किया तो ये टर्म तो हो जाएगी कैंसिल। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास डिवाइड हो रहा है 4m इंटू m + 1 से, ठीक है। प्लस हमें ये बात भी पता है कि कोई भी ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक m और एक m + 1, कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, 2 और 3 ले लो, 4 और 5 ले लो, 8 और 9, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ। जब भी हम दो साथ साथ वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक इवन नंबर। तो हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, एक इवन नंबर। तो हमें ये पता चल गया कि m इंटू m + 1 आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2q। इस चीज़ का हम रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, लिख भी देती हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपके पास हम इस चीज़ को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2q से। तो यानी कि आपके पास 2m + 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 4 इंटू, अभी इस चीज़ की वैल्यू लिख रहे हैं 2q + 1 एज इट इज़, ठीक है। और आपके पास ये भी आपको पता है कि हमारे पास a² ये चीज़ पूरी a की वैल्यू है, a² - 1 क्या आ जाएगा, 8q, ठीक है। यानी कि a² - 1 किसको डिवाइड कर रहा है, ये q आपके पास इंटीजर ही तो आएगा ना, यहाँ पर इंटीजर ही आएगा, ठीक है। 2 इंटू सम इंटीजर,
और 8q के इक्वल आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि 8 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 1 को, और यही चीज़ तो हमें यहाँ पर दिखानी थी कि ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 जो है आपके पास 8 से डिवाइड हो रहा है। इतना स्टेप आप कैंसिल भी कर सकते थे, डायरेक्ट हम यहाँ से ही इस 4m स्क्वायर प्लस 4m को लिख सकते थे। इतना इस साइड राइट हैंड साइड ना भी लिखते, 4m m प्लस 1। उसके बाद हम ये बता सकते थे कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और वो हमेशा क्या आता है, एक इवन नंबर, यानी कि वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 2q, और अगेन हमने क्या कर दिया 2m प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, डैट इज 4 इंटू पहले तो ये पहली दो टर्म्स की वैल्यू, देन प्लस 1 एज इट इज़, और उसके बाद दिखा दिया इसको वहाँ माइनस 1 लेके जाके, और इसको अगेन कंसीडर कर दिया। कंसीडर हमने क्या कर रखा था इसको a, अगेन बस हमने वैल्यू पुट किया है क्योंकि अब हम रिजल्ट जो है वो प्रूव करने वाले थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन, और उसके बाद हम उसके बाद के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है।